अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। आज हमारा टॉपिक है आलमी मंडी में बुरहान और इसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान में। नॉर्मली इसमें 3 वजह बताई जाती हैं। एक पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है वो है टॉक्सिक डेट जिसे कहते हैं। यूरोजोन कंट्रीज़ जो हैं, जो वर्ल्ड की बहुत इम्पॉर्टेंट और डेवलप्ड कंट्री समझी जाती थी, उनमें जो डेट है वो बहुत बढ़ गया है और वो सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एक रेटिंग एजेंसी थी जिसने यूएस को 3 AAA की रेटिंग से AA+ की रेटिंग में डाउनग्रेड कर दिया था, जिसके बहुत रिपरकशंस हुए थे। और तीसरा जो जिसे कहते हैं अरब स्प्रिंग, जिसमें ऑयल प्राइसेस जो हैं बिकॉज ऑफ ऑयल शॉर्टेजेस वो बढ़ गई हैं। आज इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मज़ीद हमारे पास स्टूडियो में हैं आबिद सुलैरी साहब, ही इज़ CEO STPI के, और असद रिजवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, जो CEO हैं CMKA के। थैंक यू आबिद सुलैरी साहब फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू असद रिजवी साहब फॉर जॉइनिंग अस। आज मैं शुरू करना चाहूँगी असद रिजवी साहब के साथ। वेयर डू यू सी दिस गोइंग? क्या द एंड इज़ इन साइट? क्या ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो जल्द ख़त्म हो जाएगा? नहीं, जल्द तो देखिए नहीं ख़त्म होगा। इसको ज़रा सा आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुआ था, ये बेसिकली उसकी कंटिन्यूशन है। और उसमें आप देखिए हुआ क्या, उसमें उन्होंने बेसिकली एडजस्टमेंट्स की थी कि अगर आपको याद हो, उन्होंने एक 700 बिलियन का एक उन्होंने सबसे पहले पैकेज दिया, फिर उसके बाद एक दोबारा सेकंड क्वांटिटेटिव ईजिंग का पैकेज दिया। अमेरिका की बात मैं कर रहा हूँ, जी हाँ। तो ये असल में शुरुआत जो इसकी थी वहाँ से स्टार्ट हुआ था। उस इस दौरान बीच में ये हुआ कि चाइना ने भी एक 3 साल का उन्होंने अपना कोई 500 बिलियन प्लस का एक स्टिमुलेशन के लिए एक पैकेज उन्होंने दिया कि भाई यहाँ से इकॉनमी शायद कुछ उसमें बेहतरी आए। लेकिन ये सारा सिलसिला जो था ये बेसिकली डेट का था, जिसकी वजह से मतलब उसमें हुआ ये था कि एक दूसरे से जो बोरोइंग और लेंडिंग चल रही थी सिलसिला, ये वहाँ जब मेच्योरिटी इसकी आई, साइज़ इसका इतना बड़ा हो गया कि वो इसकी वजह से आपने ये देखा कि ये बबल जो था बेसिकली ये फट गया। अच्छा, हो जाएगा तो ये इतना बहुत आसान आपने मतलब इसको तरीक़े से पूछ लिया, ये इतना आसान नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसमें इसका साइज़ इतना ह्यूज है, क्वांटम इतना ग्लोबली, कि इसमें मुख्तलिफ मिसाल के तौर पर जैसे डेरिवेटिव्स है, तो डेरिवेटिव्स के आप ये ले लिए कि वो लेवरेज जो है उसको कहते हैं 1 to 10 टाइम, यानी कि अगर ग्लोबल आप साइज इकोनॉमी का ले लें विच इज़ अराउंड 60 ट्रिलियन अगर आप कहते हैं, तो डेरिवेटिव्स जो है जो अभी तक जिसका डिस्कशन ही नहीं हो रहा है वो 600 ट्रिलियन, आप सोचिए कि ऐसी उसकी एंट्री कहाँ है। तो वो उसकी आपको मतलब इस टाइप की चीज़ें ऐसी हैं जो पॉप आउट होती चली जाएंगी, ये इश्यूज आते चले जाएंगे। अब सबसे ज़्यादा आप देखिए कि सिलसिला जो थोड़ा सा कूल डाउन तो खैर नहीं हुआ, लेकिन टेपर डाउन अगर यूएस का हो गया, क्योंकि S&P ने तो डाउनग्रेड को कर दिया, अब दोबारा वो देखिए पॉप आउट वहाँ से यूरोप हो गया। अब सारी बात ये है कि इतनी ह्यूज डेट इनका है, मिसाल के तौर पे जैसे 5-6 कंट्रीज आप इटली, स्पेन, आयरलैंड, आप पोर्चुगल, ग्रीस को ले लें तो ये तकरीबन 4 ट्रिलियन का इनका डेट है। सही। तो जाहिर सी बात है, अब ये डेट मीन्स के इनकी लैंडिंग बोरिंग चल रही है, तो ये ख़त्म होने वाला ऐसे नहीं है। सही। आबिद सुलैरी साहब से आई टर्न टू यू नाउ एंड आस्क यू कि ये जो डाउनग्रेड हुआ है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने किया है अमेरिका का फ्रॉम AAA to AA+, क्या आपका ख्याल में ये जस्टिफाइड है? और इसकी बैकग्राउंड मैं सिर्फ देना चाहूँगी कि 3 दफ़ा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स गॉट इट रॉन्ग। एक दफ़ा तो उन्होंने कहा था कि $2 ट्रिलियन जो they were off by $2 ट्रिलियन in their forecast for 20 I think up to 2020। दूसरा आपको याद होगा कि इन्होंने जब वो जो मॉर्गेज क्राइसिस हुआ तो उससे पहले इन्होंने AAA रेटिंग उनको दे दी थी। और तीसरा मैं आपको एक पॉइंट रेज करना चाहूँगी कि 2002 में इन्होंने जापान को भी डाउनग्रेड किया था, बट दैट हैड एब्सोल्युटली नो इफेक्ट ऑन जापान्स एबिलिटी टू बोरो। तो क्या ये जो उन्होंने किया, एंड फिच जो दूसरी कंपनी है रेटिंग, उन्होंने ऑलरेडी AAA दे दी है, तो व्हाट इज़ देयर गोइंग टू बी एनी लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द यूएस इकोनॉमी? नहीं, देखिए आप अगर यूएस इकोनॉमी को आप S&P रेटिंग से थोड़ा सा अगर हट के देखें तो इस वक्त यूएस इकोनॉमी में 2-3 तरह के आपको क्राइसिस मिलते हैं। एक तो जैसा भी रिजवी साहब ने फरमाया 2008 से ऑनवर्ड जो चीज़ें चल रही थी। सेकंड, अगर आप 2008 के क्राइसिस की रूट कॉज देखें तो डेट वाज वीक रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। जब आप फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर,
एंड करते ही नहीं थे एंड आई डोंट थिंक उससे कोई लेसन जो है वो लर्न होता नज़र आता है। वो रेगुलेशन जो है वो अभी तक उसी तरीके से वीक चलती आ रही है। अब जब आप प्रूडेंस अप्रोच की बात करते हैं जब इस तरह के क्राइसिस होने के बाद, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो रेटिंग एजेंसी है वो अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टेक पे रख के थोड़ा सा भी पॉजिटिव साइड पे जाना चाहेगी, वो प्रूडेंस अप्रोच यूज़ करेंगे। और प्रूडेंस अप्रोच में यही होता है कि आप थोड़ा सा जो बेनिफिट ऑफ डाउट है उसको नेगेटिव साइड पे रखते हैं बजाय इसको उसको पॉजिटिव साइड पे। बट फिच ने एज आई सेड उन्होंने तो ट्रिपल दे दी है। ऑब्वियसली जब आपने उस पे एक जो डिबेट स्टार्ट हुई कि स्टैंडर्ड एंड पुअर की रेटिंग के फौरन बाद आपने देखा There was anger, अमेरिका में एंगर था, और उसके साथ ही स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो बुरी तरीके से क्रैश होती हुई नज़र आ रही थी। उसके साथ ही उसकी जो पॉलिटिकल रिपरकशन थी, चाइनीज़ जो है वो डायरेक्ट सेट कर रहे थे कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उसको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का मुजाहरा करना चाहिए, बिकॉज चाइनीज़ दे आर द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन अमेरिका, आर दे आर द लार्जेस्ट डेट उनके पास, क्रेडिटर्स जो हैं उनके पास सबसे ज़्यादा डेट है। तो ऑब्वियसली उनकी जब आप स्टेटमेंट्स देख रहे थे तो उसको उस पॉलिटिकल असर को ज़ाहिर करने के लिए शायद वहाँ पे कहीं ना कहीं पे आर्म ट्विस्टिंग भी हुई होगी, कहीं ना कहीं पे नेटवर्किंग भी चल रही होगी। लेकिन अगर आप इन द लॉन्ग रन देखिए उसमें क्राइसिस जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो ये था कि यूएस की जो बोरिंग कैपेसिटी है, जो बोरिंग लिमिट है यूएस गवर्नमेंट उसको एक्सीड कर रही थी। और अगर इसी तरीके से जैसे यूएस की एंगेजमेंट है वॉर एंड टेररिज्म में, या जिस तरीके से वो अपने लेके आना चाह रहे थे बाकी कुछ सोशल रिफॉर्म्स, और जिस तरीके से उनके रेगुलेटर्स जो हैं वो आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसका कोई सोल्यूशन नज़र आता है। एक दफ़ा अगर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल गई, लेकिन 5 years डाउन द रोड, 10 years डाउन द रोड, 20 years डाउन द रोड, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे कुछ ऐसी फंडामेंटल चेंज लाई जाए या गवर्नमेंट की बोरिंग में एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच इज व्हाट दे आर गोइंग टू नेगोशिएट सून। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। डू स्टे विद अस। वेलकम बैक। मैं असद रिजवी साहब से अब एक सवाल पूछना चाहूँगी। ग्रोथ रेट जो है यूरोपियन कंट्रीज़ का वो फोकास्ट बहुत कम है, फ्रॉम 0% जो फ्रांस का है टू मेरे ख्याल में 0.3% या 0.2% फॉर जर्मनी एंड यूके। इससे रिकवरी जो है आपका ख्याल में इस नेक्स्ट ईयर जो है 2011-12 क्या उसमें रिकवरी पॉसिबल भी है कि नहीं? देखिए अभी इतनी जल्दी रिकवरी तो नहीं होगी। जैसे आपने कहा फ्रांस का असल में लास्ट क्वार्टर का जो जुलाई में रिलीज़ हुआ था वो 0 आया था। अब ये देखना है कि आया वो फर्दर 0 आता है या नहीं आता। तो 0.7% हो सकता है आपको फ्रांस का जो है 0.1% वगैरह शायद ग्रोथ रेट नज़र आ जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो एक अलार्मिंग चीज़ हुई है वो ये हुई है कि जर्मनी का जो ग्रोथ रेट है वो भी थोड़ा सा आप देखिए कि टेपर डाउन हुआ है ज़रा सा। उसकी वजह से चूँकि 2 मेजर इकोनॉमीज़ जो है वो जर्मनी और फ्रांस जो है वो यूरोजोन की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, तो इसकी वजह से ये ख्याल है कि ये ग्रोथ रेट जो है बेसिकली अंडर प्रेशर होगा। और जर्मनी तो बेल आउट पैकेजेस में भी हिस्सा ले रहा है ना जी, उन्होंने ग्रीस को भी ले रहा है। लेकिन आप ये देखिए उसकी वजह से उसको कॉस्ट देनी पड़ रही है। मर्कल जो है अपनी इलेक्शंस कैंपेन बहुत मुश्किल हो रही है, वो हार रहे हैं, चूँकि उसमें भी बड़ा 2 व्यू है कि देना चाहिए और नहीं देना चाहिए। उनके बहुत से इशूज़ इस तरह के आ रहे हैं उसके साथ साथ। तो मतलब ये कि ये अभी लिंगर ऑन करेगा अभी, और उसमें मेरे ख्याल से बहुत इश्यूज़ और बहुत प्रॉब्लम जो है अभी आप देखते जाइएगा, आते जाएगा। चूँकि देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ये जो आपको एक थोड़ा सा बता दूं, अभी जो बात हो रही थी हिस्टोरिकली अगर आप देखिए ये जो इस किस्म के जो आप पास्ट में अगर आप देखिए तो 10 साल के बाद मतलब ऐसा कई प्रॉब्लम्स आया करता था। इस दफ़ा आपने ये देखा कि 2008 के बाद इमीडिएटली ये आ गया। उसकी वजह ये है कि अब ये 2 चीज़ हुई है। एक तो ये कि अब पोजीशन एक्सपोज हो गई है, एक तो साइज़ उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और दूसरा एक्सपोज हो गई है। अब ये जब मेच्योरिटीज़ आती हैं तो उस वक्त इशू ये आता है नया पैसा, चूँकि नया पैसा आप कोई देना नहीं चाह रहा है। और वो फिर ये कि आपने ये देखा हो जैसे रोल ओवर हुआ। अब रोल ओवर आपको सरप्राइजिंगली ये बता दूँ कि जो ECB है वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट, यानी कि वो उनकी जो प्रैक्टिसेस है वो उनको तो अलाउ ही नहीं करता है कि आप जो मतलब इस किस्म की प्रैक्टिस की है, जंग बॉन्ड आप बाई कीजिए। लेकिन उनकी मजबूरी आप ये देखिए, आउट ऑफ द वे जाके वो जंग बॉन्ड बाई कर रहे हैं। वो डायरेक्ट वो जो क्या कहते हैं बॉन्ड ले नहीं सकते हैं मार्केट से, उनको सेकेंडरी मार्केट से लेना चाहिए। वो आप देखिए चूँकि इंटरवीन करके वो जाके डायरेक्ट ले रहे हैं। डू यू एग्री विद सोलेरी साहब के लेसन्स हैव नॉट बीन लर्न्ड? देखिए ये बड़ा, मैं अभी आते हुए मैं सोचता हुआ आ रहा था, लेसन्स आर नॉट बीन लर्न्ड की जो बात आप कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो क्राइसिस होती हैं
वो तो हमेशा मतलब कि वो आती ही जाती हैं, वो तो रेगुलेटर की गलती की वजह से तो आती है क्राइसिस। और किसके लिए आती है? और रेगुलेटर करता क्या है? रेगुलेटर बेसिकली होता ये है कि उसका टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढता है। वो मार्केट को कभी, आप दुनिया में आप ये देखिए, जब स्टॉक मार्केट क्रैश होती है या कोई भी मार्केट क्रैश होती है तो वो क्रैश नहीं होने देते हैं उसको। वो जनाब वो आप ये देखिए, जैसे उन्होंने आपकी सेल वो रोक देंगे कि भाई वो आप सेल नहीं कर सकते, जैसे अभी रिसेंटली यूरोप में हुआ। तो जी, जर्मनी और फ्रांस ने तो ये कहा है जी, जर्मनी और फ्रांस ने क्या कहा कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। देखिए, तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्यों रोके? मतलब वो जब पैसे बन रहे होते हैं तब वो अलाउड होता है, जब पैसे नहीं बनते तो रोक दिया जाता है। तो इसमें तो एक बेसिकली ये एक बड़ी अजीब और गरीब बात है। इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स और एनालिस्ट जितने, इनकी थ्योरी ये है कि उनका सर्वाइवल ब्रेड एंड बटर तो भाई बुलिश मार्केट में, आप कभी इसको सोचिएगा। बेरिश मार्केट में किसी का सर्वाइवल नौकरी नहीं है, अगर देखा जाए। मार्केट गिर गई तो नौकरी कहाँ है?